Hi guys, welcome back at Captain Batta classes. I expect all of you are fine and enjoying your studies. आज मैं आपको अपने लेक्चर का स्टार्टिंग एक छोटी सी प्रॉवर्ब से स्टार्ट करता हूं कि जब कोहरा बहुत घना हो और आपको बहुत दूर तक दिखाई ना देता हो तो आप कुछ 4 कदम आगे बढ़े और फिर 4 कदम आगे बढ़े और फिर आपको धीरे धीरे आपके रास्ते मिलते चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में अच्छे और बुरे हर तरह के समय आते रहते हैं और हमें कभी भी अपने डिफिकल्ट टाइम में, जो हमारा टफ टाइम होता है, कभी भी उसमें हमें अपने पेशेंस को लूज नहीं करना चाहिए। हमें कभी अपनी आशा को खोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए और आगे आने वाले समय को लेकर के कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। एंड वी शुड डू आवर वर्क विथ फुल सिंसियरिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। दिस इज द मंत्रा फॉर द सक्सेस इन लाइफ। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एफर्ट करते रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज अपने इस लेक्चर में मैं आपको वर्ब के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और मैं इसके पहले आपको वर्ब के 2 लेक्चर्स पढ़ा चुका हूं और आज मैं वर्ब के तीसरे लेक्चर में आपको ले चलता हूं। तो वर्ब का तीसरा लेक्चर, जैसा आपको मालूम है कि वर्ब में इस समय हम रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। वर्ब में इस समय हम रूल्स पढ़ रहे हैं जिन पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आपको रूल 3 से आगे रूल 4 आपको पढ़ाता हूं। रूल 4 क्या है? रूल 4 ये है कि when two subjects are when many and a great many are followed by plural noun and plural verb, whereas many a is followed by singular noun and singular verb। मैं आपको यह दिखाता हूं कि इस पर जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप कैसे समझेंगे। तो मैंने आपसे बोला कि मैनी एंड अ ग्रेट मैनी, ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं और जब हम मैनी और अ ग्रेट मैनी का यूज करते हैं तो मैनी और अ ग्रेट मैनी के बाद, ध्यान से सुनिएगा, मैनी और अ ग्रेट मैनी के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लरल होगा और इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी? प्लरल होगी। लेकिन इसका जस्ट कॉन्ट्रेरी, अगर हमने मैनी ए का यूज किया होगा तो मैनी ए के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और इसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर होगी। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर हमने मैनी का और अ ग्रेट मैनी का यूज किया हो तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लरल होगा और वर्ब भी प्लरल होगी। लेकिन अगर हम मैनी ए का यूज करते हैं तो मैनी ए के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा और इसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड दिस ईयर और अ ग्रेट मैनी पर्सन्स हैव गैदर्ड इन द ग्राउंड। ध्यान दीजिए, हमने यहां पर लिखा मैनी और उसके बाद यहां लिखा है स्टूडेंट्स, यानी मैनी के बाद
जो नाउन है आप देख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग वो प्लरल है, और इसके बाद जो वर्ब है वो क्या है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है दैट इज ऑल्सो प्लरल। मैंने आपसे बोला कि मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लरल होगा, और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लरल होगी। जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड दिस ईयर। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि जब हम अ ग्रेट मेनी का यूज करेंगे तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लरल होगा, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लरल। एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, अ ग्रेट मेनी पर्सन्स, और एग्जामिनेशन में यहां पर लिखा होगा हैज। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने अ ग्रेट मेनी का यूज किया है तो अ ग्रेट मेनी के बाद हमारा नाउन प्लरल होगा, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है दैट ऑल्सो विल बी प्लरल, और मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लरल होगा और उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लरल होगी। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मेनी का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो इसका मतलब है कई, या आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है न्यूमेरस। मेनी मीन्स होता है कई। और अ ग्रेट मेनी की अगर बात करें तो अ ग्रेट मेनी का मतलब है कि लार्ज इन नंबर। अ ग्रेट मेनी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग है लार्ज इन नंबर। दोनों में यही डिफरेंस है। यानी जो मेनी है ये कम संख्या को दिखाता है, कहता कई को ये भी बताता है और कई को ये भी शो करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि मेनी का मतलब होता है कि दिस शोज द फ्यूअर नंबर्स, एंड अ ग्रेट मेनी शोज लार्ज नंबर्स। ये ज्यादा संख्या को शो करता है और ये कम संख्या को शो करता है, लेकिन दोनों ही क्या हैं, दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब है ये दोनों ही संख्यात्मक विशेषण है। और आप यहां से भी समझ सकते हैं कि जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बाद आने वाला नाउन प्लरल होगा और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लरल होगी। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं, यानी संख्यात्मक विशेषण है। और जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद हमेशा हम प्लरल नाउन का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स है। और चूंकि जब सब्जेक्ट प्लरल हो गया तो वर्ब भी हमारी प्लरल हो गई। तो इस प्रकार से मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड दिस ईयर और अ ग्रेट मेनी पर्सन्स हैव गैदर्ड इन द ग्राउंड। मैंने आपसे बोला कि मेनी और अ ग्रेट मेनी दोनों के ही बाद आने वाला नाउन और वर्ब प्लरल हो गया। अगला देखिए, इन दोनों का ठीक उल्टा अ मेनी ए का जब हम यूज करते हैं तो मेनी ए के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। जैसे मेनी अ स्टूडेंट, और उसके बाद लिखा है कि डिजर्व्स फॉर द सिलेक्शन। मेनी अ स्टूडेंट डिजर्व्स फॉर द सिलेक्शन। अब आप यहां देख सकते हैं कि मेनी ए आया और मेनी ए के बाद जो हमारा नाउन है ये क्या है, नाउन हमारा सिंगुलर है, और जो हमारी वर्ब है ये भी क्या है, वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। तो मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और मेनी और अ ग्रेट मेनी के साथ प्लरल नाउन और प्लरल वर्ब। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा। डिफरेंस ये है कि जो मेनी ए है इसका मतलब होता है प्रत्येक। अभी मैंने आपको बताया कि मेनी का मतलब कई और अ ग्रेट मेनी का मतलब है कि लार्ज नंबर, लेकिन मेनी ए का मतलब होता है प्रत्येक।
मेनी ए मीन्स होता है एवरी, ये है इसकी मीनिंग। और मेनी अ स्टूडेंट आगे लिखा है डिजर्व्स। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर एग्जामिनेशन में अगर मैंने अभी यहां पर लिख दिया होता कि मेनी अ स्टूडेंट डिजर्व फॉर द सिलेक्शन, तो हो सकता है आपको समझ में ना आता है। आप याद रखिएगा कि जब यहां पर मेनी अ स्टूडेंट है तो हम यहां डिजर्व्स लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। तो यहां कभी भी डिजर्व नहीं हो सकता, हमेशा ये डिजर्व्स होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि मेनी ए के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों बातें मैंने आपको बताई। अब मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो एनडीए में एक बार पूछा गया था। एनडीए में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था और आप ये ऑथेंटिकेट करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन ये था कि मेनी अ स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई। अब आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर एरर है। मेनी अ स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई, आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग एरर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ए बी सी और डी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर यू विल हैव टू फाइंड आउट विच पार्ट रिक्वायर्स करेक्शन। आपको बताना होता है कि किस हिस्से में वहां पर करेक्शन है। तो आप बताइए कि किस हिस्से में यहां पे करेक्शन है। जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया कि अगर हम मेनी ए का यूज करेंगे तो इसके बाद जो नाउन होगा वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जो इसके बाद वर्ब आएगी वो वर्ब क्या होगी, वो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। तो इस हिसाब से इस सेंटेंस को हमने कहीं पर भी करेक्शन इसमें नहीं बनाई। हालांकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि मेनी अ स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी जहां पर इज लिखा है वहां आर लिखा हुआ था। अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर आर नहीं हो सकता, यहां इज होगा। क्यों? क्योंकि मेनी ए है तो सिंगुलर और सिंगुलर। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जहां पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए वहां पर सिंगुलर वर्ब की जगह पर प्लरल वर्ब आ जाएगी। या कभी यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहां पर स्टार लिखा है यहां पर हमने स्टार्स कर दिया, मेनी आ स्टार्स, और आगे लिख दिया कि इज ट्विंकलिंग इन द स्काई। अब आप ये सोचेंगे कि जब मेनी आ स्टार्स लिखा हुआ है तो हमें आगे आर लिखना चाहिए, जबकि करेक्शन आपको कहां करना था, मेनी अ स्टार्स नहीं होगा बल्कि मेनी अ स्टार होगा। लेकिन आपने करेक्शन कहां पे कर दिया? अगर आपको रूल ना मालूम हो सही सही तो करेक्शन आपने कहां पे किया? करेक्शन आपने किया मेनी अ स्टार के अकॉर्डिंग आपने यहां आर कर दिया, जबकि यहां आर नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या होगा, इज होगा। तो जब हम मेनी ए का यूज करेंगे तो उसके बाद आने वाला नाउन और उसके बाद आने वाली वर्ब ये दोनों ही सिंगुलर होंगे। ये मैंने आपको बताया। तो इसमें 3 बातें थी, मेनी, अ ग्रेट मेनी और मेनी ए। अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि अगर हमने द नंबर ऑफ का यूज किया हो, ध्यान दीजिए, अगर हमने आ नंबर ऑफ का यूज किया हो और उसके साथ ही अगर हमने द नंबर ऑफ का यूज किया हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम अ नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा इसके साथ जो हम नाउन यूज करेंगे वो प्लरल होगा, और इसके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे ये वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लरल होगी। यानी अगर हम अ नंबर ऑफ का यूज करते हैं तो आ नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन
प्लरल होगा और आने वाली वर्ब भी प्लरल होगी। अगर हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो तो प्लरल होगा, यानी नाउन तो प्लरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। आ नंबर ऑफ के साथ जो हम नाउन लेंगे वो प्लरल और जो वर्ब लेंगे वो भी प्लरल। द नंबर ऑफ के साथ जो हम नाउन लेंगे वो तो प्लरल, लेकिन जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर, वो सिंगुलर होगी। पहले आप आ नंबर ऑफ का एग्जांपल देखिए। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। आपने देखा कि यहां पर लिखा है कि अ नंबर ऑफ, और अ नंबर ऑफ के बाद यहां क्या लिखा, स्टूडेंट्स, यानी यहां जो नाउन है ये क्या है, प्लरल है। और इसके बाद जो वर्ब है वो क्या है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है ये भी प्लरल है, यानी आ नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब ये दोनों ही प्लरल होंगे। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, इसको अगर आप हिंदी में कहना चाहें, जैसे अगर मैं यहां पर द नंबर ऑफ को भी ले लूं, जैसे जहां आ नंबर ऑफ लिखा है ऐसे ही मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग लिखा है, और अगर द नंबर ऑफ को ले लें तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग हमको लिखना होगा। अब हम दोनों को समझते हैं। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लरल और द नंबर ऑफ के बाद भी आने वाला नाउन प्लरल, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, जब हम ये कहते हैं कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि संख्या में विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। अगर इसको हम हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो हिंदी में इसकी मीनिंग ये होती है कि संख्या में विद्यार्थी बढ़ रहे, यानी देखने पर यह समझ में आता है कि यह प्लरल का सेंस दे रहा। और अगर हम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब यह है कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। अब आप दोनों में डिफरेंशिएशन करिए। जब आप ये कहते हैं कि संख्या में विद्यार्थी बढ़ रहे हैं तो ये प्लरल का सेंस देता है, और जब आप कहते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है तो ये सिंगुलर का सेंस देता है। तो इस प्रकार से जब हम आ नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो उसके बाद प्लरल नाउन और प्लरल वर्ब लेंगे, क्योंकि इसका जो सेंस होता है वो प्लरल का होता है। और जब आप द नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो उसके बाद नाउन तो प्लरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर, क्योंकि इसका जो सेंस होता है वो सिंगुलर होता है। और एग्जांपल देखिए, आ नंबर ऑफ, ये जो आ नंबर ऑफ बुक्स आर रिटन ऑन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। अब आप देखिए ये लिखा हुआ है आ नंबर ऑफ, इसके बाद जो नाउन है वो प्लरल है, और इसके बाद जो वर्ब है ये भी क्या है, प्लरल है। क्योंकि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लरल होगा और आ नंबर ऑफ के बाद वर्ब भी प्लरल होगी, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम अगले उसमें आते हैं कि जब हम द नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो द नंबर ऑफ के साथ हम क्या यूज करेंगे। द नंबर ऑफ के साथ नाउन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि द नंबर ऑफ के साथ पहले की तरह से जो नाउन होगा ये नाउन तो आपका प्लरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी ये वर्ब क्या होगी, वर्ब आपकी सिंगुलर होगी।
द नंबर ऑफ वनडेयर्स इज इंक्रीजिंग। अब वनडेयर का मतलब होता है कि एक दिवसीय मैच, और इसका अर्थ यह कि एक दिवसीय मैचेज की संख्या बढ़ रही है, एक दिवसीय मैचेस की संख्या बढ़ रही है। यानी यहां पर इसका जो सेंस है वो सिंगुलर है। और द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैज बीन अलॉटेड, यानी बहुत अधिक संख्या में प्रोजेक्ट्स अलॉट हो चुके हैं। तो अब आप देखिए यहां पर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है कि बहुत अधिक संख्या में प्रोजेक्ट्स। इसका भी जब हम सेंस लेते हैं तो इसका सेंस भी क्या होता है, सिंगुलर का होता है। इसलिए हमारी जो वर्ब है, आप देख सकते हो कि हमारी जो वर्ब है ये क्या है, वर्ब हमारी सिंगुलर है। तो इस प्रकार से अगर हम अ नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो प्लरल नाउन एंड प्लरल वर्ब, और द नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो सिंगुलर नाउन और नाउन तो आपका प्लरल इसमें भी होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बताया कि अ नंबर ऑफ का जो सेंस होता है वो प्लरल होता है। कई बार हम इसको यहां से भी निकालते हैं कि जब हम द नंबर की बात करते हैं तो जो हमारा द है ये एक डेफिनिट आर्टिकल है, और चूंकि द ये जब डेफिनिट आर्टिकल है तो जो डेफिनिट आर्टिकल होते हैं ये किसी पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं, किसी लिमिटेड चीज की बात करते हैं। तो जब ये लिमिटेड है तो इस वजह से इसको हम सिंगुलर में यूज करते हैं। और अ नंबर का मतलब है कि वो इंडेफिनिट नंबर की बात करता है। तो जब वो इंडेफिनिट नंबर की बात कर रहा है तो हमारी वर्ब और इस वजह से वो प्लरल हो रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। अगला जो हमारा रूल है वो ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और उनको हम प्लरल में भी यूज करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर में भी आएंगे और प्लरल में भी आएंगे। कैसे, फिर से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लरल अकॉर्डिंग टू द सेंस इन विच दे आर यूज्ड। यानी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर में भी यूज होंगे, प्लरल में भी यूज होंगे, उनके सेंस के अकॉर्डिंग, जिस सेंस में वो आते हों। इस लिस्ट में कौन कौन से नाउन हैं, जैसे वैरायटी, प्लेंटी, रेस्ट, वेजेस, ये सभी मैं अभी आपको दिखाता हूं। और इस लिस्ट में पहला जो नाउन है वो है वैरायटी। वैरायटी को अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो इसकी हिंदी होती है विविधता। वैरायटी मीन्स होता है हिंदी में विविधता। और आप देख सकते हैं कि वैरायटी और वैरायटी, तो यहां पर वैरायटी के लिए हमने इज का यूज किया है और यहां पर हमने वैरायटी के लिए आर का यूज किया। यही मैंने आपसे बोला कि वैरायटी, प्लेंटी, रेस्ट ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम सिंगुलर में भी ले सकते हैं और प्लरल में भी ले सकते हैं, उनके सेंस के अकॉर्डिंग। तो वैरायटी के अकॉर्डिंग इज क्यों हुआ है और वैरायटी के अकॉर्डिंग आर क्यों हुआ है, ये आपको समझना है। पहले एग्जाम्पल का मतलब यह है कि वैरायटी ऑफ फूड इज अवेलेबल इन द शॉप, यानी इस शॉप में भोजन की विविधता उपलब्ध है। और वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास का मतलब है क्लास में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड में आप देखिए कि वैरायटी के बाद जो नाउन आया हुआ है, देखिए आप समझोगे कैसे कि किसको हम सिंगुलर में लेंगे और किसको हम प्लरल में लेंगे। कोई आप अंतर्यामी तो है नहीं। किस ट्रिक के माध्यम से, किस टेक्निक से आप इस बात को समझेंगे कि यहां पर वैरायटी सिंगुलर में आएगा कि प्लरल में आएगा। तो वैरायटी के बाद ध्यान दीजिएगा, वैरायटी के बाद आने वाला जो नाउन है अगर वो अनकाउंटेबल होगा, इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वैरायटी के बाद आने वाला जो नाउन है अगर वो अनकाउंटेबल होगा
तो हमारी जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर, और वैरायटी के बाद आने वाला जो नाउन है, अगर ये काउंटेबल प्लरल नाउन होगा, अगर ये क्या होगा, काउंटेबल प्लरल नाउन होगा, तो जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी प्लरल, क्योंकि उस समय इसका सेंस प्लरल निकलेगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसका यह मतलब नहीं समझना है कि फूड के अकॉर्डिंग हमने इज किया, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर किया है। अकॉर्डिंग का मतलब यह है कि इन्होंने सेंस को निर्धारित किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये इसके सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट कौन है, वैरायटी है, और सब्जेक्ट कौन है, वैरायटी है। मैंने एक बात आपको अपने पहले के लेक्चर्स में भी बताई है कि अगर कहीं पर प्रीपोजिशन ऑफ आया हो तो ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है हमेशा वही वर्ब का सब्जेक्ट होता है। यानी यहां पर भी वैरायटी सब्जेक्ट है और यहां पर भी वैरायटी ही सब्जेक्ट है, और यहां वैरायटी के लिए इज और यहां वैरायटी के लिए आर। यह बात अलग है कि यहां पर वैरायटी के बाद फूड यानी अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, इसलिए हमने यहां पर इज लिखा है, और यहां पर वैरायटी के बाद स्टूडेंट्स यानी प्लरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, इसलिए हमने इसके बाद आर लिखा हुआ। तो ये मैंने आपको पहला वर्ड या पहला नाउन मैंने आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अगला है कि प्लेंटी। प्लेंटी का हिंदी में मतलब होता है पर्याप्तता। आप देखिए, प्लेंटी ऑफ मिल्क इज अवेलेबल इन हरियाणा, और दूसरा यह है कि प्लेंटी ऑफ कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि प्लेंटी ऑफ मिल्क या, और यहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर है, और यहां जो वर्ब है ये क्या है, यहां आने वाली जो वर्ब है ये प्लरल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहां पर प्लेंटी के बाद जो मिल्क आया है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और यहां जो कैंडिडेट्स है ये काउंटेबल प्लरल नाउन है, जबकि दोनों ही जगहों पर जो सब्जेक्ट है वो प्लेंटी ही है। और प्लेंटी की मीनिंग मैंने आपको बताई कि इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्याप्तता। तो अगर प्लेंटी के बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर होगी, और अगर उसके बाद जो नाउन है वो काउंटेबल प्लरल होगा तो वो विल बी प्लरल। इसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अगले एग्जाम्पल में। तो अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल ये है रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट। रेस्ट के साथ हम क्या करेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड अर्लियर, और रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स हैव गॉन टू बैटलफील्ड। इस एग्जाम्पल में भी आप देखिए, यहां पर रेस्ट के अकॉर्डिंग हैज हुआ है, और यहां पर रेस्ट के अकॉर्डिंग हैव हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट तो दोनों जगहों पर वही है सेम। लेकिन हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि रेस्ट के बाद आने वाला यहां जो नाउन है वर्क, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। यह बात हम लोग नाउन के चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे वर्क, वर्ड, पोएट्री, फर्नीचर, ये सभी नाउन्स। तो रेस्ट ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड अर्लियर, और फिर रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स हैव गॉन टू बैटलफील्ड। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस की दो मीनिंग होती है। एक तो वेजेस का मतलब होता है पनिशमेंट, वेजेस मीन्स होता है दंड, और दूसरा वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। तो आप ध्यान रखेंगे, जहां पर वेजेस का मतलब पनिशमेंट होगा वहां आप इसको सिंगुलर में यूज करेंगे। जहां पर वेजेस का मतलब पनिशमेंट होगा, हालांकि ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा बोली गई लाइन है कि वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पाप का परिणाम मृत्यु है। पाप का जो दंड है, यानी जो भी गलत काम करेगा, पाप करेगा,
उसको उसका दंड मृत्यु के रूप में मिलेगा, तो वेजेस ऑफ सिन, तो यहां पर वेजेस के अकॉर्डिंग सिन का यूज किया, यहां पर वेजेस के अकॉर्डिंग इस का यूज किया। और दूसरा एग्जांपल देखिए, वेजेस इन इंडिया आर क्वाइट मीगर, यानी भारत में जो मजदूरी दी जाती है वो बिल्कुल अपर्याप्त है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो वेजेस लिखा है उसके अकॉर्डिंग आर हमने यूज किया, क्योंकि वेजेस का मतलब यहां पर मजदूरी है। तो मैंने आपको बताया कि जहां पर वेजेस का मतलब पनिशमेंट होगा, जहां पर वेजेस का मतलब रिजल्ट होगा, वहां हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और जहां पर वेजेस का मतलब मजदूरी होगा, वहां इसके लिए हम प्लरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें आप सिंगुलर में भी ले सकते हैं और प्लरल में भी। अब जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ये आपको समझना पड़ेगा, और ये सेंस पर डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में उसे यूज कर रहे हैं। अगला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पेंस। पेंस का मतलब होता है परेशानी। पेंस मीन्स क्या होता है, परेशानी। और आप देखिए मच पेंस हैज बीन टेकन, यानी यहां जो पेंस आया हुआ है, यहां हमने उसके लिए वर्ब क्या ली है, हैज बीन टेकन, यानी उसके लिए हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर है। और यहां जो पेंस लिखा है इसके लिए क्या है, जो हमारी वर्ब है ये प्लरल हो गई है। भाई ऐसा क्यों हुआ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पेंस सिंगुलर में भी आता है और पेंस प्लरल में भी आता है, लेकिन यहां पर ये हमने कैसे डिसाइड किया, इधर तो हमने डिसाइड किया कि भाई उसके बाद जो नाउन होगा, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और अगर वो काउंटेबल प्लरल होगा तो वर्ब हमारी प्लरल होगी। लेकिन यहां हमने कैसे डिसाइड किया कि यहां पर पेंस के लिए सिंगुलर और यहां पर पेंस के लिए प्लरल। तो कहीं ना कहीं तो जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें कोई क्लू होगा, कोई कोई तरीका होगा जिसके आधार पर आप ये डिसाइड करोगे कि ये सिंगुलर में जाएगा कि प्लरल में जाएगा। तो मच पेंस हैज बीन टेकन में आप देख सकते हैं कि ये जो मच लिखा हुआ है ये क्या है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये है मात्रात्मक विशेषण, हिंदी में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अभी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यात्मक विशेषण, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब है कि मात्रात्मक विशेषण। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा काउंटेबल प्लरल नाउन के पहले आते हैं। तो यहां पर जो पेंस लिखा हुआ है, यहां हमने हैज बीन क्यों लिया, सिंगुलर क्यों लिया, क्योंकि यहां पर मच लिखा हुआ, और मच क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यानी इसने इस चीज को डिसाइड किया कि यहां जो पेंस है वो सिंगुलर में यूज होगा। और फिर लिखा है कि अ ग्रेट पेंस हैव बीन टेकन, जैसे आप ये पढ़ते हैं कि ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट मैन, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां आपने क्या किया, यहां ग्रेट के बाद आपने मैन यानी प्लरल नाउन का यूज किया। तो यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, अ ग्रेट पेंस हैव बीन टेकन, यानी ग्रेट ने ये डिसाइड किया कि यहां जो पेंस है इसके लिए जो वर्ब यूज होगी दैट विल बी प्लरल। तो पेंस को हम सिंगुलर में भी ले सकते हैं और पेंस को हम प्लरल में भी ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स मैंने आपको बताए कि जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर यूज करेंगे या वर्ब को हम प्लरल में यूज करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट रूल पे हम लोग आते हैं।
अगला रूल है रूल 7। और रूल 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। रूल 7 ये है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है, अगर कोई सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, इन अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी कोई सेंटेंस अगर कंपाउंड सेंटेंस है, आप जानते हैं सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें केवल एक क्लॉज होती है। जैसे मैंने कहा कि दे आर डूइंग देयर वर्क, इसमें दे सब्जेक्ट हो गया, आर डूइंग देयर वर्क ये प्रेडिकेट हो गया, यानी ये एक क्लॉज हो गई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें 2 क्लॉजेज होती हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, या एक मेन क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे मैंने बोला कि द सन रोज व्हेन आई गॉट अप, तो इसमें जो व्हेन आई गॉट अप है ये क्लॉज है, और द सन रोज जो लिखा ये भी एक क्लॉज है। तो द सन रोज व्हेन आई गॉट अप, तो इस प्रकार से व्हेन आई गॉट अप एक क्लॉज हो गई जो कि पहले वाली क्लॉज पर डिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें 2 मेन क्लॉजेज होती हैं या जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, यानी दोनों ही क्लॉजेज अपनी मीनिंग के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होती। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन क्लॉजेस को हमने किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा हो, जैसे बट से जोड़ा हो, या उसको हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा हो, या उसको हमने एंड से जोड़ा हो, तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं अगर उनके माध्यम से हमने 2 क्लॉजेस को ज्वाइन किया हो, उस सिचुएशन में जो हमारी वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर। चलिए अब आगे रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है और क्या है, तो उसमें हम मेन वर्ब को और ऑक्सिलरी वर्ब को यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, अलग से मेंशन करेंगे, अलग अलग मेंशन करेंगे। कब मेंशन करेंगे? इफ दे डिफर इन नंबर, पर्सन, फॉर्म और वॉइस। अगर वो नंबर में, पर्सन में, फॉर्म में या वॉइस में डिफर करती हूं, जैसे मान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट आपका प्लरल है तो प्लरल वर्ब लेना होगा, अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में लेना होगा, या जिस पर्सन में है, जैसे प्रोनाउन के अलग अलग पर्सन्स होते हैं, जिस पर्सन में है उस पर्सन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेनी होगी। तो इस प्रकार से अगर नंबर, पर्सन, फॉर्म और वॉइस ये अलग अलग होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि सी इज इंटेलिजेंट। ध्यान दीजिए, सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल। अब ये जो सेंटेंस है ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, और इस कंपाउंड सेंटेंस में पहले आपका जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। दूसरे में जो सब्जेक्ट है ये प्लरल है और वर्ब आपकी क्या हो गई, प्लरल हो गई। जनरली आपको ये देखने को मिलता है कि सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स डल। लोग ऐसे बोल देते हैं, लिख देते हैं कि सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स डल, और ये अंडरस्टूड मान लिया जाता है कि जो इज हमने यहां यूज किया था ये आगे आ गया। नहीं, ये यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इन दोनों का नंबर अलग अलग है। एक बार अगर यहां पर ये सिस्टर्स की बजाय सिस्टर लिखा होता तो कन्वर्सेशनल इंग्लिश में समझा भी जा सकता है कि हम इसको इसका मान लेंगे, लेकिन अगर ये सिस्टर्स लिखा है यानी सब्जेक्ट
प्लरल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लरल वर्ब लेनी पड़ेगी। तो शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स आर डल, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे इसमें ये एक मेन क्लॉज है और ये भी एक मेन क्लॉज है, या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों को ही हमने बट से ज्वाइन किया है, और इसका नंबर अलग है और इसका नंबर अलग है, इसलिए हम इसके लिए अलग से वर्ब को मेंशन करेंगे और इसके लिए अलग से वर्ब को मेंशन करेंगे। यही रूल मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल है कि द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, यानी क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और उसे जेल भेजा गया। अब आपको यह बताना है कि इस सेंटेंस में एरर कहां पर है। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, आप वर्कआउट करिए, तब तक मैं आपको बताता हूं। ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, ये सी, और आप जानते हैं हमेशा की तरह से ये डी का मतलब क्या है। डी का मतलब है कि नो एरर। अब आप बताइए इसमें कहां पर गलती है। आप देखिए कि द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, ये जो क्लॉज लिखी है, ये जो क्लॉज है, ये किस में है। ये क्लॉज पैसिव वॉइस में है। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, ये पैसिव वॉइस में है। एंड सेंट टू जेल, सेंट का मतलब क्या है। सेंट का मतलब ये जो सेंट है, ये सेंड सेंड सेंट और सेंट, सेंड मतलब भेजना और सेंट मतलब भेजा, तो भेजा नहीं बल्कि उसको जेल भेजा गया। तो द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और उसे जेल भेजा गया, यानी क्या लिखना चाहिए था। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड एंड वॉज सेंट टू जेल। ये भी पैसिव वॉइस में है, और जब ये भी पैसिव वॉइस में है तो आपको क्या करना है, उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन करनी पड़ेगी। द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड, और इसका भी सब्जेक्ट क्रिमिनल ही है, इस वाली क्लॉज का भी। तो द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज सेंट टू जेल, तो चूंकि हमने द क्रिमिनल को ही इसमें ले लिया था, इसलिए इसको वॉज सेंट टू जेल। तो अगर इसका ये पैसिव वॉइस में है और ये भी अगर पैसिव, सपोज दैट ये पैसिव वॉइस में ना होती, कुछ और हम इसका एग्जांपल बना ले कि द क्रिमिनल वाज अरेस्टेड एंड पुलिस सेंट हिम टू जेल, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब ये एक्टिव वॉइस में है, तो एक्टिव वॉइस में तो हम सेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, वन मोर एग्जांपल। he disappeared and was seen in the adjoining village, यानी वह गायब हो गया। डिसअपियर का मतलब गायब होना, और उसको बगल वाले गांव में देखा गया। तो अब आप देखो, ये जो he disappeared लिखा है, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज है एक्टिव वॉइस में, और आपने लिखा कि ही डिसअपीयर्ड। अगर मैं ये लिख दूं कि एंड सीन इन द एडजॉइनिंग विलेज, तो गलत हो गया। वो गायब हुआ, ये तो अपनी मर्जी से गायब हुआ, यानी इसमें जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, इसके द्वारा कुछ किया गया, और ऐसी जो वर्ब होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए कुछ किया जाता है, ना कि उसके द्वारा कुछ किया जाता है। तो यहां पर he was sent to jail, ये पैसिव वॉइस में है, तो he was seen in the adjoining village, ये पैसिव वॉइस में है। तो जब ये पैसिव वॉइस में है, और अगर कभी ये क्वेश्चन बनता है कि एंड सीन इन द एडजॉइनिंग विलेज, तो दिस इज रॉन्ग। आपको उसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब मेंशन करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको ये बताया कि अपने इस लेक्चर में मैंने आपको ये बातें बताई कि जो वर्ब है
वर्ब का रूल 4 मैंने आपको बताया, रूल 5 बताया, रूल 6 बताया और रूल 7। ये 4 रूल्स मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किए और इनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक दैट कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हुई होंगी। और फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जो भी रेफरेंस बुक्स आपके पास हैं, मैं ये बात आपसे हर लेक्चर के बाद इसलिए कहता हूं क्योंकि आप इनको टैली करिए कि मैंने क्या पढ़ाया आपको और आपकी किताबों में क्या लिखा है, और आप इससे अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आप जो है इसको और स्टडी करें और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी करें और इनको समझें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करें। थैंक यू सो मच।